एपिसोड की शुरुआत में हम हॉक्स के बचपन को देखते हैं। वहाँ पे उसके फादर हमेशा उसे मारा करते थे और उसकी मदर आधी पागल हो चुकी थी और उनका घर भी काफी डिफरेंट जगह पे था, जो कि शहर से काफी दूर और टूटा फूटा सा था। और उन लोगों की हालत ऐसी हो गई क्योंकि हॉक्स के फादर ने कुछ पैसों के लिए किसी की जान ले ली थी और इसी वजह से उसके फादर पुलिस से भाग रहे हैं। और हॉक्स की मदर ने उसे वहाँ रहने दिया, लेकिन थोड़े ही समय बाद उनके पैसे खत्म हो गए और इस वजह से उनके बीच में ये सारी लड़ाई झगड़ा चलने लगा। और इन सब के बाद ही हॉक्स पैदा हुआ। और हॉक्स के फादर हमेशा गुस्से में रहते थे क्योंकि उनके पास ना खाने को खाना था ना रहने को जगह। इस वजह से वो ऐसे रहते थे और वो अपना सारा गुस्सा हॉक्स के ऊपर निकालता था। और वो हमेशा बोलता था कि अगर तुम पैदा नहीं होते तो मैं यहाँ से भाग सकता था, मैं फ्री होता, बट अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और उधर ही हॉक्स की मदर भी काफी ज्यादा डरती है। वो हमेशा बोलती है कि मुझे छोड़ के मत जाना। और वो इस वजह से भी डरती थी क्योंकि उन्होंने इतने समय से हॉक्स के फादर को छुपा के रखा था, तो पुलिस आएगी तो उन्हें भी ले जाएगी। और अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। हॉक्स अपने घर आता है। उसकी मदर वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो चिल्ला के बोल रही थी कि तुम्हारे डैड को पुलिस ले गई और तुम्हारे डैड को एंडेवर पकड़ के ले गए। और वहीं हॉक्स बोलता है, सच में एंडेवर उन्हें पकड़ के ले गया, मेरा सपना सच हो गया। क्योंकि हॉक्स वहाँ पे अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। आखिर वो करे भी क्यों? बचपन से ही उसके फादर उसे मारा करते थे। वो हमेशा से सोचता था कि एंडेवर, ऑलमाइट, ये लोग अमीर लोगों की हीरो है, उनकी हेल्प क्यों करेंगे। बट उन्होंने उनके डैड को पकड़ लिया, इस वजह से वो लोग अब फ्री हो सकते हैं। और ये सोच के वो थोड़ा रिलीफ फील करता है। बट उसकी माँ वहीं पे पैनिक कर रही होती है और वो सोच रही थी कि पुलिस यहाँ आएगी और उन लोगों को पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि उनके डैड को छुपने में उन्होंने मदद करी। इस वजह से वो लोग उसी दिन उस घर को छोड़ के भाग जाते हैं। बट हॉक्स की मॉम के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो हॉक्स बोलता है कि मॉम ने मुझे बोला, मैंने वही किया। उन्होंने मुझसे बोला कि पैसे चोरी करके लाने को, क्योंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। वहाँ पे हॉक्स की माँ उससे हमेशा बोला करती थी, तू अपने बाप का बेटा है, तेरे पास पंख है, जाके पैसे चोरी करके ला। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कैसे लाएगा, बट तुझे लाना होगा। तुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तेरी वजह से मेरी जिंदगी हेल बन गई है। बट वहाँ हॉक्स बोलता है, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। और वहाँ पे हॉक्स हीरो सोसाइटी के साथ कांटेक्ट करता है और वो लोग उन लोगों को एक ऑफर देता है और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे फैमिली रूट को खत्म कर देंगे और तुम्हें और तुम्हारी मॉम को नए नाम के साथ नए तरीके से जीना होगा। और हॉक्स, तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग करनी होगी और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद तुम एक हीरो बन जाओगे जो कि सोसाइटी में लोगों की हेल्प करेगा। तो वहाँ पे हॉक्स पूछता है कि क्या मैं एंडेवर की तरह हीरो बन के बुरे लोगों को मार के अच्छे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ? तो वो हीरो सोसाइटी के लोग बोलते हैं, हाँ तुम कर सकते हो। तभी से उसका पुराना केको नाम हॉक्स में बदल जाता है। और अब हम सीधा आते हैं प्रेजेंट टाइम पे। वहाँ पे हॉक्स एक कार में सोया होता है और उस कार को ड्राइव वेस्टोजिनिस कर रहा होता है और वो हॉक्स को उठाता है और वहाँ पे हॉक्स जाग जाता है। तभी वहाँ पे वेस्टोजिनिस बोलता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम सो रहे हो या मर गए, क्योंकि तुम्हारी इंजरी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और वहाँ पे सच में हॉक्स की हालत काफी खराब होती है। वो वहाँ पे बोल भी नहीं पाता। वो अपने फोन में जो भी टाइप करता है वो उसके मुंह से स्पीकर के थ्रू बाहर आता था। और वहाँ पे वेस्टोजिनिस बोलता है, मेरी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और अभी हम जिंदा है क्योंकि हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। अगर वो नहीं होता तो आज हम मारे जा चुके होते। वहाँ पे हॉक्स सॉरी बोलता है और वो बोलता है, लीग ऑफ विलन को तुम्हारी बॉडी देखनी थी और वहाँ पे डाबी ने तुम्हारी मरी हुई बॉडी देखी और तुम्हें मरा हुआ समझा और तुम्हारी डेथ को कंफर्म किया। और उसके बाद उन लोगों ने तुम्हारी बॉडी को अपनी फैसिलिटी में जमा करके रखा। वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग तुम्हारी बॉडी को यूज करेंगे बाद में जब जरूरत पड़ेगी। बट मैंने मौका देख के तुम्हारी बॉडी चुरा ली और तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया और दोबारा से जिंदा करा लिया। और अब उनके कार के सामने काफी सारे विलन्स लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वो अपने कार से बाहर आते हैं और वहाँ पे वेस्टोजिनिस अपने फाइबर के क्वर्क को यूज करके सारे विलन्स को पकड़ लेता है। और वहाँ पे सभी लोग वेस्टोजिनिस की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वेस्टोजिनिस बोलता है, यहाँ की पुलिस कहाँ है? तो सब लोग बोलते हैं कि यहाँ की लोकल पुलिस काम पे लगी हुई है, उन लोगों के पास खाने का भी वक्त नहीं है। वो लोग जो लोग जेल से भाग गए हैं उन लोगों को पकड़ रहे हैं और उनकी पुलिस स्टेशन बंद हो गई। इस वजह से ये लोग हमें काफी दिनों से परेशान कर रहे हैं। और वहाँ पे वेस्टोजिनिस नोटिस करता है कि लोगों के दिलों में हीरो के लिए फीलिंग धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। और अब थोड़ी देर बाद वेस्टोजिनिस और हॉक्स के मदर के पास जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि उसकी मॉम वहाँ होती ही नहीं है। वहाँ पे एक लेटर होता है, उसमें लिखा था, आई एम सॉरी केको, यहाँ पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बारे में सब कुछ पूछा और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था।
और मैं तुम्हारी ऑफिशियल मॉम नहीं हूँ तब भी मैं तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड करती हूँ, और मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे ढूंढने की कोई कोशिश मत करना। और वहाँ पे हॉक्स बोलता है, मुझे लगा ही था कि डार्बी ने जब मेरा नाम पुकारा तब उसने मेरे मॉम के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया होगा। और वहाँ पे बेस्टोजेंस बोलता है, ये तो तुम्हारे लिए काफी परेशानी की बात है। तो वहाँ पे हॉक्स बोलता है, नहीं, मेरी जो एजेंसी के लोग थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, तो अभी मुझे रोकने के लिए कोई भी नहीं है। मैं अभी पूरी तरीके से फ्री हूँ, अब मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ, तो अब मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिमिनल लोगों ने चारों तरफ आतंक मचा रखा है और नॉर्मल लोगों का भरोसा हीरोज के ऊपर से उठ चुका है। और जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों ने अब खुद ही हथियार उठा लिए हैं और विलन से लड़ने लग गए हैं। और तभी वहाँ एक प्रो हीरो पहुँचता है जिसका नाम बॉस है, और वो वहाँ पे देखता है कि जो विलन है वो पहले से ही हार चुके हैं, बट वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी काफी ज्यादा डैमेज पहुँचा है। आसपास के घर, दुकानें सब कुछ तबाह हो चुकी है और वहाँ के लोग सब मिलके हीरो को ब्लेम कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? बट वहीं दूसरी तरफ वो जो बॉस है वो सुबह से ही लोगों की हेल्प ही कर रहा है, उसे यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिला। तो नॉर्मल लोग उससे बोलते हैं, तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई, और ये चीज बस एक जगह नहीं पूरी कंट्री के ऊपर हो रहा है। पूरी कंट्री के लोग हीरो सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि हीरोज अपना काम सही से कर नहीं पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि सभी विलन्स भाग गए हैं, तो अचानक से विलन्स की काउंट काफी बढ़ गई है और हर जगह हीरो पहुंच नहीं पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो नंबर 9 हीरो है वो रिजाइन कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके काफी सारे हीरो रिजाइन कर देते हैं। और अब हम अगले ही सीन में हीरो किलर स्टेन को देखते हैं। वो भी आजाद हो चुका है और उसे अपनी तलवार मिल चुकी है और वो बोलता है, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अब हम सीधा हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पे हम एंडेवर को देखते हैं। वो अब जाग चुका है और उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। उससे डॉक्टर बोल रहे होते हैं, तुम धीरे धीरे ठीक हो रहे हो और हम लोग अभी भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। और अब डॉक्टर वहाँ से चले जाता है और वहाँ पे एंडेवर बोल रहा होता है, मैं आखिर जिंदा क्यों हूँ? मेरी वजह से मेरे बेटे इतनी ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। मैं यहाँ जिंदा हॉस्पिटल में हूँ और इस कंट्री के सारे लोग मेरे ऊपर होप करके बैठे हुए हैं, लेकिन मैं तो अपने बेटे को नहीं बचा पाया। जब मेरा सन मरने वाला था तब मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं वहाँ एक जम गया था क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ फाइट नहीं कर सकता, मैं उसे मार नहीं सकता। और वहाँ पे एंडेवर रो रहा होता है और वो बोलता है, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद शायद मैं जिंदा बच जाऊँ, लेकिन जो एंडेवर है वो मारा जाएगा और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और अब वहाँ सोटो आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे उसके डैड रो रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, तुम रो लो, हम बाद में आएंगे। और ये बोल के वो गेट बंद कर देता है। और वहाँ पे एंडेवर सोटो को चिल्ला चिल्ला के बुला रहा होता है क्योंकि वो काफी एम्बेरस फील करता है। और वहाँ पे सोटो के साथ उसके भाई और बहन भी आए होते हैं। और वहाँ पे नात्सुओ पूछता है कि डैड आप किस चीज को सोच के रो रहे हो? वहाँ पे एंडेवर सच में काफी रो रहा होता है और वो बोलता है, मैं सच में काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ और जो मेरा हार्ट है। तभी बाहर से कोई चिल्ला के बोलता है, तुम्हारे हार्ट को क्या हुआ? और वहाँ पे एंडेवर की वाइफ होती है, वो बोलती है, तुम्हारे हार्ट को क्या हुआ? तुम्हारी जो गिल्ट है उससे ज्यादा हमने फील किया। और वहाँ पे वो अपने वाइफ को देख के चौंक जाता है। वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वहाँ पे उसकी वाइफ बोलती है, मैं यहाँ आई हूँ तुमसे अपनी फैमिली के बारे में बात करने के लिए। हमारी फैमिली को बात करने की बहुत जरूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और हमें टोया के बारे में भी बात करना होगा। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।